दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कायदे से कोई और कहानी सुनाने वाला था, लेकिन टीजर किस्मत अच्छी थी कि देख लिया और उस कहानी को समसर सुना रहे, तो मुझे लगा कि क्या ही सुनाऊं। लेकिन वास्तव में जब उस कहानी के बारे में रिसर्च किया तो बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग था सब कुछ, कि कैसे एक पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने के लिए इतना सब कुछ करता है। 50 लाख रुपए जो कर्ज था उसे चुकाता है, फिर 35-36 लाख रुपए ब्याज हो जाता है उसे चुकाता है, और वही बेटा जब बाहर जाता है तो जाने के बाद अपने ही बाप को नहीं पूछता। तो इस कहानी से दो चीज़ें सीखने को मिली। पहला कि आज के टाइम में किसी से कोई उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है, कोई कहीं भी बदल सकता है। और दूसरा, अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित नहीं रखते हैं, आप चाहे एक पिता हों, चाहे आप एक बेटे हों, चाहे किसी के भाई हों, चाहे किसी की बहन हो, आपका भविष्य सुरक्षित है तब तक तो आपको पूछा जाएगा। अगर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं है, तो शायद आपको आपके बेटे या फिर आपके बहू या फिर आपकी बिटिया तक ना पूछे। और शायद यही हश्र उन बेचारे बूढ़े माँ बाप का हुआ जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लीला 4 पेज के उस नोट में लिख के फिर अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो बड़ी अफसोसनाक ये कहानी थी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। 24 अप्रैल साल 2024, यानी कायदे से 15 दिन पहले की ये बात है। दिल्ली पे एक पीसीआर कॉल आता है, यानी दिल्ली पुलिस के पास। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि जो इंडिया गेट है वहीं पे जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई काफ़ी हिंसक हो चुकी है। अब ये फ़ोन जब आता है आने के बाद पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता है, चूँकि ट्रैफिक भी था, शाम का वक्त था। तो जब पुलिस वाले जाते हैं तो जाने के बाद एक अजीब चीज़ देखते हैं, और कायदे से दिल्ली वालों के लिए ये चीज़ अजीब नहीं थी। एक आदमी ज़मीन पे पड़ा बेहोश था, उसके शरीर से खून निकल रहा था। लगभग 15 से 20 लोग उसको घेरे खड़े थे। शायद इन्हीं में से किसी ने जहमत उठा के पुलिस को फ़ोन कर दिया था। बाकी किसी को कोई गर्ज नहीं पड़ी थी, किसी ने ये तक नहीं सोचा कि इस शख्स को हॉस्पिटल लेके जाएं। शरीर पे चोट के निशान थे, खून बह रहा था। किसी ने ये तक जहमत नहीं उठाई कि उस चोट पे एक कपड़ा रख दे ताकि खून बहना बंद हो और इस शख्स की ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी की जा सके। सेम ऐसा ही कुछ साक्षी वाले में भी हुआ था। साहिल चाकू से वार कर रहा था, लेकिन तमाम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने भी एक पत्थर तक उठा के नहीं फेंका। सेम यहाँ भी ऐसा हुआ। खैर, जब पुलिस वाले ये तमाम चीज़ देखते हैं, देखने के बाद उस शख्स को पहले तो गाड़ी में डालते हैं, चेक करते हैं कि जान है या नहीं। तो जब गाड़ी में डालते हैं और थोड़ी बहुत नब्ज़ चल रही थी, तो पास का एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम था लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। सबसे पहले वहाँ लेके जाते हैं, जो कि सबसे पास था। अब वहाँ जब लेके जाते हैं, जाने के बाद चेक करवाते हैं डॉक्टर से कि आप इलाज कीजिए। तो शायद जो 20 मिनट पुलिस को पहुँचने में देरी हुई और फिर वहाँ से उस हॉस्पिटल तक जाने में देरी हुई, इतनी देर एक आदमी को मरने के लिए काफ़ी देर कर चुका था। उस शख्स की हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब चूँकि इस शख्स की मौत एक लड़ाई में हुई थी और चूँकि ये मौत हो चुकी थी, तो फिर ये मामला कत्ल का था। अब कत्ल का था तो जांच पड़ताल भी उस हिसाब से होनी थी। तो पहला सवाल तो यही था कि आखिर ये मरने वाला शख्स है कौन। जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होगी तब तक कातिल कौन है, मोटिव क्या था, ये तमाम चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है। अब लिहाजा पुलिस वालों ने पहले तो ये पता करना शुरू किया कि ये है कौन। आसपास के तमाम लोगों को उसके बारे में बताया कि एक 25 साल का लड़का है, इस तरह से वो इंजर्ड हुआ। वहाँ पे जितनी दुकानें थी उनसे पूछताछ, आसपास के लोगों से पड़ताल किया। तो जब पड़ताल किया और पूछताछ की तो पता चला इस शख्स का नाम है प्रभात, और यहीं पे संगम बिहार का रहने वाला है, और इसी कर्तव्य पथ पे आइसक्रीम का एक ठेला लगाता है। अब ये खबर जब पुलिस वालों को पता चली, उसके बारे में ये जानकारी मिली, तब पुलिस वालों ने कहा कि काम करते हैं, पहले तो उसकी फैमिली को कांटेक्ट करते हैं, उनको बॉडी दे दें, कम से कम अंतिम संस्कार हो जाए। पुलिस वाले जब वहाँ पे जाते हैं संगम बिहार में, तब एक और चीज़ पता चली। दरअसल पता चला कि ये जो शख्स है यहाँ पे किराए के कमरे में रहता है और मूल रूप से तो यूपी के इटावा का रहने वाला। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब ये बात पता चली तब पुलिस वाले हैरान हुए, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ये प्रॉपरली रहने वाला था, यहाँ पे ही शायद वो पला बड़ा होता या फिर पूरी फैमिली यहाँ रहती,
तब किसी लड़ाई किसी झगड़े का कोई एंगल समझ में आता है। लेकिन एक शख्स जो महज एक किराए के कमरे में रहता है, सिर्फ आइसक्रीम बेच के अपना गुजारा करता है, उसकी किसी से इस कदर क्या झगड़ा या फिर क्या लड़ाई कि कोई दिन दहाड़े चाकू भोंक के मार दे। अब ये सवाल पुलिस वालों के लिए बड़ा चैलेंज था। पुलिस वाले पड़ताल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। परिवार वालों ने कहा कि साहब हम दिल्ली में किसी को जानते तक नहीं, डाउट कैसे करें। पुलिस वालों ने कहा कि ये भी ठीक है। उसके बाद पुलिस वालों ने एक दूसरा काम किया। आसपास के जितने लोग वहाँ मौजूद थे एक बार उनसे फिर से पूछताछ करी कि आपने क्या देखा और जो मारने वाला था वो किधर गया। अब आसपास के जब तमाम लोगों से पूछताछ हुई तो लोगों ने बताया कि एक शख्स था, ये जो प्रभात है, खड़ा था, अचानक से वो आता है, आने के बाद लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बाद खंजर निकालता है और इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और इस डायरेक्शन में भागता है। अब डायरेक्शन का जब पुलिस वालों को पता चला तब पुलिस वालों ने कैमरे खंगालने शुरू किए। जब कैमरा खंगाला तो कैमरे में एक शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ कैमरों में कैद हुआ, कुछ कैमरों में वो फिर गायब हो गया। शायद किसी ऑटो या फिर किसी और चीज़ में वो बैठ के गायब हो गया होगा। अब पुलिस वालों के पास एक ब्लर तस्वीर थी, उसी के सहारे पूरी दिल्ली में एक कातिल को ढूंढना था। ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था, ना ही किसी के ऊपर कोई डाउट था। इसी दौरान पुलिस वाले एक और चीज़ देखते हैं। दरअसल जो मरने वाला शख्स था प्रभात, उसका मोबाइल फ़ोन गायब था। अब जब फ़ोन गायब था तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि फ़ोन कहाँ गया। परिवार वालों से पूछा कि फ़ोन रखता था। परिवार वालों ने कहा कि हाँ, फ़ोन रखता था। इसके बाद पुलिस वालों ने एक काम किया, जो ब्लर तस्वीर थी उसको फैमिली को दिखाया और कहा कि क्या आप इसे जानते हैं, जो कि हो सकता है कि फ़ोन यही लेके गया हो। उसके बाद बाकी हम लोकेशन वगैरह उसकी निकलवा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको जानते हो तो आइडेंटिफाई कर देते तो आसान रहता। जब तस्वीर दिखाई गई तब पुलिस वालों को एक अजीब जवाब मिला। फिर से वही जवाब। परिवार वालों ने कहा कि हम इसको जानते ही नहीं और हमने इसको कभी देखा ही नहीं। अब पुलिस वालों ने कहा कि अब क्या करें। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, उसकी किसी से गहरी दोस्ती, किसी से कोई दुश्मनी, कोई स्कूल का लड़ाई झगड़ा, कहीं कोई और मैटर, दिल्ली में आने के बाद वो किससे बात करता था, दिल्ली में आने के बाद क्या करता था, ये तमाम चीज़ें एक बार आप हमें बताइए। उसकी दिल्ली वाली ज़िंदगी के बारे में आपको जो कुछ पता हो। परिवार से ये सवाल जब पूछा गया तो शुरुआत में परिवार वाले बेचारे को समझ नहीं पाए, जो कि उन्होंने अपने 25 साल के बच्चे को खोया था। लेकिन फिर जब उनसे पूछताछ हुई और उन्होंने अपने दिमाग पे जोर दिया तब एक नाम निकल के सामने आया, और नाम थोड़ा सा काल्पनिक लूँगा चूँकि माइनर लड़की है, निकिता का। 16 साल की सी लड़की का नाम निकल के सामने आया। पुलिस को परिवार वालों ने बताया कि निकिता ही एक ऐसी लड़की है जिससे मेरा बेटा बात करता था, बाकी उसका किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अब पुलिस वालों ने कहा कि निकिता कहाँ की। उन्होंने एड्रेस बताया, कहा कि दिल्ली की है। अब पुलिस वालों को पहला एक नाम मिला दिल्ली में, लेकिन एक लड़की का मामला। पुलिस वालों ने कहा कि अब इस तरह से तो हम हाथ डाल नहीं सकते, पूछताछ भी नहीं कर सकते, चूँकि अगर हम किसी कत्ल के सिलसिले में उससे पूछताछ यूँ ही कर लें, लंबी ज़िंदगी है उसकी, शादी में दिक्कत आ सकती है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, जब शक की सुई इसके ऊपर जाएगी तो हम पूछताछ करेंगे। तो फिर उन्होंने एक काम किया, जो प्रभात था उसकी कॉल डिटेल निकालनी शुरू की कि कॉल डिटेल में क्या मिलता है। जब कॉल डिटेल निकाली तो निकिता का नंबर मिला तो फिर निकिता का भी कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। अब जब निकिता का कॉल डिटेल निकाला तो ज़्यादा चीज़ें तो उसमें नहीं मिली, लेकिन हाँ एक नंबर ऐसा मिला जिस पे काफ़ी बातें हो रही थी, और वो नंबर नोएडा के रहने वाले आकाश उर्फ अजय का था। अब पहले तो गर्लफ्रेंड वो प्रभात की, जिससे कुछ दिन पहले तक ठीक ठाक बात हो रही थी। उसके बाद दूसरा नंबर मिला आकाश उर्फ अजय का, जिससे भी रात में बात हो रही थी। तब पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामला किसी लव ट्रायंगल का हो। उसके बाद उन्होंने एक काम किया कि चलते हैं थोड़ा अजय की तस्वीर देख लेते हो कैसा दिखता है। उसके बाद पुलिस वालों ने अजय की तस्वीर देखनी शुरू की। जब उसकी तस्वीर निकाली और पुलिस के सामने वो तस्वीर आई, उसे देखने के बाद पुलिस पुख्ता हो जाती है कि ये तस्वीर तो उसी शख्स की है जो कैमरे में भागता हुआ दिखाई दे रहा था। एड्रेस था ही। पुलिस की टीम जाती है। जाने के बाद आकाश उर्फ अजय को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करती है तब उसने उस लड़की का भी नाम ले लिया। जब लड़की का भी नाम ले लिया तो पुलिस वाले जाते हैं और उसे भी गिरफ्तार करते हैं।
अब दोनों पुलिस के सामने बैठे थे, उनसे पूछताछ शुरू हुई। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। और ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है आजकल के टाइम के हिसाब से, कि 15-16 साल की लड़की अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए किस कदर आगे जा सकती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2020 से। साल 2020 में प्रभात बेहद कम कमाने वाला एक गरीब लड़का, उम्र भी लगभग 20 साल, जवानी की दहलीज पे उसने अभी चंद दिन पहले ही कदम रखा, परिवार की जिम्मेदारियों और उनके बोझ तले दबा हुआ। इसी दौरान जब इतनी मुफलिसी, इतनी गरीबी, एक तरह से भुखमरी कह सकते हैं, इतना वक्त बुरा चल रहा हो, उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक हसीन मुकाम आता है, जब उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है, नमिता नाम की। और उस टाइम अगर उसकी उम्र की बात करें तो बमुश्किल 12 से 13 साल रही होगी। वो भी कच्ची उम्र की एक लड़की। इससे बातचीत शुरू हो गई। बातचीत जब शुरू हुई तो दोनों फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंद इस कदर आगे बढ़ी कि चाहे प्रभात हो चाहे नमिता हो, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। प्रभात ने अपने घर वालों से इस बारे में बताया, कहा कि एक लड़की मुझे पसंद आई है, मैं उससे शादी करूंगा। परिवार वालों ने कहा कि नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली, उम्र क्या है। प्रभात के घर वालों ने जब ये लाइन पूछी तो प्रभात ने पूरी डिटेल बता दी। परिवार वालों ने कहा कि चलो कम से कम 18 साल की हो जाए, 18-19 साल की, उसके बाद अगर उसके घर वाले राजी होंगे तो हम शादी करवा देंगे। अब प्रभात भी खुश, नमिता भी खुश, इधर तमाम लोग खुश। ये सिलसिला चलता रहा। लगभग 4 साल गुजर गए। आ गया साल 2024, या फिर यूं कहें कि साल 2024 से पहले साल 2023। और जैसे ही साल 2023 आता है, इसी दौरान इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल नमिता की मुलाकात एक दूसरे लड़के से होती है जिसका नाम था अजय। और अजय जो था यूपी के गोंडा का रहने वाला था। यूपी के गोंडा से वो आके नोएडा में रहा करता। सोशल मीडिया पे मुलाकात हो गई। नोएडा में उसका टेंट हाउस का काम था। और किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें, जहाँ प्रभात आइसक्रीम का ठेला लगा के बमुश्किल 500-600 दिन का बचा पाता, वहीं आकाश, चूँकि उसका टेंट हाउस का काम था तो ठीक ठाक वो कमा लेता। नमिता से उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी। इसके बाद नमिता ने डबल डेट करना शुरू किया। और उस टाइम बमुश्किल उसकी उम्र रही होगी 14 से 15 साल। डबल डेट यानी एक साइड प्रभात से भी बातचीत, शादी के सपने, इधर आकाश उर्फ अजय से भी शादी के सपने। तमाम चीज़ें बिल्कुल मैनेज करके चल रही कि मुझे किससे करना है किससे नहीं। अब पैसे उसके पास ज़्यादा थे तो फिर नमिता का जो झुकाव है कहीं ना कहीं आकाश उर्फ अजय की तरफ हो गया। लगभग 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। साल 2024 आ गया। साल 2024 भी लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, लगभग इस पूरी घटनाक्रम के 10 दिन पहले की। इस बारे में जो प्रभात है उसे भनक लग जाती है। अब प्रभात को भनक लगती है, उसने फिर आकाश को फ़ोन किया। आकाश को बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ 4 सालों से। अब आकाश को भी धक्का लगा कि ये कौन है। आकाश ने कहा कि मैं तो 2 सालों से करता हूँ। अब कायदे से जहाँ पे दोनों को मिल के आपस में समझ लेना चाहिए था कि दोनों के साथ गलत हो रहा, वहीं पे अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सामने से गाली गलौज होती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। और इस बात का फ़ायदा वो लड़की उठाती है। लड़की आकाश से कहती है, जो कि उसका मन था कि शादी मेरी आकाश से ही हो, तो आकाश से कहती है कि तुम किस कदर गाली सुन लिए, और मुझे तो कोई गाली देता तो मैं पता नहीं क्या करती। अब ये बात जब आकाश सुनता है, उस टाइम इसकी उम्र 20 साल, अभी चंद दिन पहले। तो 20 साल की उम्र, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा था, उसका भी खून उबाल मार गया। लड़की ने एक तरह से उसको ललकार दिया। अब जैसे ही ये बात हुई, आकाश के दिमाग में ख्याल आ गया कि मुझे बदला लेना है, लेकिन कैसे। तब लड़की ने कहा कि एक काम करो, तो उसे मार दो। तो मारे कैसे। इसके बाद पूरा प्लान, तमाम चीज़ें सेट हुई। तय प्लान के तहत पूरे गुस्से में आकाश एक ऑटो से आता है। आने के बाद वहाँ पे घूमता रहता है, उसी कर्तव्य पथ पे जहाँ पे प्रभात की रेहड़ी लगती थी। घूमने फिरने के दौरान पूरे इलाके का उसने जायज़ा लिया कि यहाँ क्या हो सकता है, कैसे मैं फंस सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ। जब तमाम चीज़ें उसने चेक कर ली और उसे इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब अचानक से वो प्रभात के पास जाता है। और प्रभात की तस्वीर वगैरह इस लड़की ने दिखा दी थी। प्रभात के पास जाता है और कहता है कि मैं ही आकाश हूँ, बताओ क्या करोगे। प्रभात इससे पहले कि कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, ये सामने से हमला करता है।
प्रभात उस अचानक हुए हमले को सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, काउंटर अटैक नहीं कर पाता। उसी दौरान वो खंजर निकालता और खंजर निकाल के प्रभात को तब तक मारता है जब तक प्रभात की मौत नहीं हो जाती, और फिर वहाँ से वो 9-2-11 हो जाता है। अब ये पूरी कहानी जब उस लड़के ने 20 साल की सुनाई कि कैसे एक लड़की के चक्कर में इन दोनों में इस तरह से जंग हुई, तो पुलिस वाले तो हैरान ही थे। लेकिन सबसे नाजुक पहलू उस माँ का था जिसने 4 साल पहले इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब उन्हें बताया गया कि इस लड़की की वजह से ही कत्ल हुआ है, उन्हें शुरू में यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी बेटी जैसी है, वो नहीं करवा सकती। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से परिवार को यकीन दिलवाते हैं कि उसी लड़की ने सब करवाया। उसकी माँ का कैमरे के सामने स्टेटमेंट था बेचारी का कि मैं तो उसे अपने बहू बनाने का सपना देख रही थी और उसने ही मेरे परिवार का लाल छीन लिया। देखना वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो शायद सच बात है ये। तो ये बेहद अफसोसनाक कहानी मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, और ऐसी कहानियों के साथ मैं कल फिर आऊँगा। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।